नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत में विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। संसद में पेश किए गए संशोधन विधेयक को लेकर देश के भीतर राजनीतिक बहस तेज है। वहीं अमेरिका के कुछ नेताओं की टिप्पणियों के बाद यह मामला वैश्विक स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रहा है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव केवल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए है, जबकि विपक्ष और कुछ धार्मिक संगठनों को आशंका है कि इन संशोधनों का असर अल्पसंख्यक संस्थाओं पर पड़ सकता है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर FCRA क्या है, इसमें क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं और अभी लागू नियम क्या कहते हैं। दरअसल ताजा विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद रायली मूर ने FCRA संशोधन को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि यदि ये विधेयक मौजूदा स्वरूप में पारित हो जाता है तो इससे भारत सरकार को चर्च और अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में अधिक दखल देने का अधिकार मिल सकता है। उन्होंने इसे ईसाई समुदाय के हितों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए भारत अमेरिका संबंधों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका व्यक्त की। हालांकि इस बयान का भारत में राजनीतिक स्तर पर विरोध भी हुआ। CPIM सांसद जॉन ब्रिटास ने साफ कहा कि यह भारत का आंतरिक विषय है और किसी विदेशी सांसद को इसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि उनकी पार्टी पहले से FCRA के कई कड़े प्रावधानों का विरोध करती रही है। विपक्षी दलों की आपत्तियां भी इस मुद्दे के इर्द गिर्द हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द होता है तो विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों के नियंत्रण को लेकर सरकार को अधिक अधिकार मिल सकते हैं। उनका दावा है कि इससे चर्च, शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल कॉलेज चलते हैं, अस्पताल, अनाथालय और अन्य अल्पसंख्यक संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। ज्यादा विरोध हम केरल और तमिलनाडु से देख रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार इन आशंकाओं को निराधार बताते हुए कह रही है कि धार्मिक स्थलों की पहचान और धार्मिक गतिविधियों की स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इस पर आपकी जो भी राय है वो उसे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। पूरी बात आप यहां पर समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर FCRA है क्या। दरअसल विदेशी अंशदान अधिनियम वो कानून है जो तय करता है कि भारत में कोई NGO, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संगठन, कंपनी या व्यक्ति विदेश से मिलने वाला धन किन शर्तों पर स्वीकार कर सकता है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बनाए रखना, धन के उपयोग की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी अंशदान का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोकतांत्रिक संस्थाओं या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कार्यों में ना हो। इस पूरे कानून का संचालन केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर संसद में जवाब देंगे। आप यहां पर सरल भाषा में ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा पैसा बाहर से ना आए जिससे भारत के खिलाफ ही कोई साजिश रची जाए, यही ये कानून तय करता है। अब बात करते हैं मौजूदा व्यवस्था क्या है फिलहाल जो विदेशों से फंड आता है। दरअसल मौजूदा व्यवस्था के तहत किसी भी संस्था को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए FCRA पंजीकरण या पूर्व अनुमति लेनी होती है। विदेश से आने वाला धन सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की नई दिल्ली स्थित निर्धारित शाखा के खाते में जमा होता है। इसके बाद संस्था उसे अपने अधिकृत खातों में ट्रांसफर कर सकती है। हर वर्ष संस्था को ऑडिट रिपोर्ट, विदेशी दानदाताओं की जानकारी और धन के उपयोग का पूरा विवरण सरकार के सामने प्रस्तुत करना होता है। पंजीकरण 5 वर्षों के लिए मान्य रहता है और समय पर उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश और कुछ अन्य श्रेणियों के लोगों को विदेशी अंशदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। अब बात प्रस्तावित संशोधनों की, जिस पर चर्चा सबसे ज्यादा है। सबसे अहम बदलाव विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा है। यदि किसी संस्था का FCRA पंजीकरण रद्द, समाप्त या स्वेच्छा से सरेंडर हो जाता है तो ऐसी संपत्तियों के लिए एक नामित प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यदि संस्था बाद में दोबारा पंजीकरण हासिल कर लेती है तो उसकी संपत्ति उसे वापस मिल जाएगी। लेकिन यदि पंजीकरण बहाल नहीं होता है तभी तय कानूनी प्रक्रिया के बाद संपत्ति सरकार के नियंत्रण में जा सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक स्थल का धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकेगा। चर्च, मंदिर, मस्जिद या किसी भी अन्य धार्मिक संस्था की धार्मिक पहचान कानून के तहत सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा यदि कोई संस्था नामित प्राधिकारी के फैसले से असहमत होती है तो उसे पुनर्विचार का अवसर मिलेगा और उसके बाद जिला न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी रहेगा।
एक अन्य प्रस्ताव यह है कि यदि कोई संस्था समय पर अपने एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराती है तो उसका पंजीकरण स्वतः समाप्त माना जाएगा। वहीं एफसीआरए उल्लंघन के मामलों में अधिकतम सजा 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों को एफसीआरए से जुड़े मामलों की जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। उधर जो नए नियम पहले ही लागू हो चुके हैं उनमें भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब किसी संस्था को पंजीकरण के समय स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वो विदेशी अंशदान किस उद्देश्य के लिए प्राप्त करेगी और किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उसका उपयोग करेगी। पहले से पंजीकृत संस्थाओं को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर ये जानकारी अपडेट करनी होगी। धार्मिक गतिविधियों को लेकर भी पहली बार विस्तृत और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि सभी धार्मिक संगठनों को ये स्पष्ट रहे कि विदेशी फंड का उपयोग किन गतिविधियों में किया जा सकता है। इसके साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए यह दिखाना होगा कि संस्था ने पिछले 2 वर्षों में विदेशी अंशदान से कम 10 लाख रुपए का उपयोग किया है। सरकार का मानना है कि इससे केवल सक्रिय संस्थाओं का पंजीकरण जारी रहेगा और निष्क्रिय संगठनों की पहचान आसान होगी। रिपोर्टिंग प्रणाली को भी पहले से अधिक सख्त बनाया गया है। अब संस्थाओं को परियोजना वार और गतिविधि वार खर्च का विस्तृत ब्यौरा देना होगा। अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों की जानकारी भी साझा करनी होगी। यदि विदेशी धन किसी मध्यस्थ संस्था के माध्यम से प्राप्त हुआ है तब भी अंतिम विदेशी दानदाता का पूरा विवरण देना अनिवार्य है। कुल मिलाकर एफसीआरए संशोधन को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। एक पक्ष इसे पारदर्शिता और बेहतर निगरानी की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे संस्थाओं की स्वायत्तता और अल्पसंख्यक संगठनों पर संभावित असर के नजरिए से देख रहा है।